अगर आपकी मंजिल भी सिविल सर्विसेज है तो टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए टेक्स्ट बुक लेके आया है टेक्स्ट बुक पास। तो फिर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी या आरपीएससी। टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको सारी सिविल सर्विस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो अब देर किस बात की, अभी डाउनलोड कर लीजिए टेक्स्ट बुक ऐप और लगाइए कूपन कोड 7 डे गिफ्ट और 7 दिन के लिए पाइए मुफ्त में टेक्स्ट बुक पास और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। Hello everyone, I am Dr. Rapala Mishra and I secured All India Rank 9 in this year's UPSC Civil Services Examination, that is UPSC CSE 2020 exam. And fortunately, I got the highest marks in the interview, that is 215 marks. And my interview was on the 9th of September 2020 and my board was Dr. Manoj Soni sir's board. So I have a series of questions and I'll be answering those questions. But before that, I'd like to talk about 2-3 very important things about the interview stage of the UPSC exam. So talking of the interview stage, जो पहली बात मैं सबको कहना चाहूँगी वो ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसा मिथ है मार्केट में दैट इंटरव्यू स्टेज इज़ अ स्टेज जिसके लिए आपको प्रिपेयर नहीं करना है। इट इज़ ओनली अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी और आप तो अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव ही नहीं कर सकते हैं। 2 महीने में कोई क्या प्रिपेयर कर सकता है, बट दैट इज़ ऑल फॉल्स। द थिंग इज़ दैट आप अपनी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। And secondly, the interview test is not just a test of your personality, it tests everything about you. आप जहाँ से आ रहे हैं, आपको कितना नॉलेज है अपने बारे में, आपके ओपिनियंस कितने अच्छे से फॉर्म्ड हैं, आप कितने रिस्पेक्टफुल हैं, वो आपकी पर्सनालिटी के हर फैसेट को चेक करेंगे और वो फैसेट को डेवलप करना, इन्हांस करना, इम्प्रूव करना, वो आपका प्रेरोगेटिव है। तो ये सोच बिल्कुल नहीं रखिए कि इंटरव्यू के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। आई थिंक इंटरव्यू के लिए उतनी ही पढ़ाई करनी है जितनी प्रीलिम्स या मेंस के लिए करनी है। इनफैक्ट इंटरव्यू रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अदर स्किल्स, फॉर एग्जांपल स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, अब्जॉर्ब करना उन चीज़ों को और अपना ओपिनियन फॉर्म करना, और ये सब स्किल्स आई थिंक मेंस और प्री में उतनी काम नहीं आती हैं। सो आई थिंक इन दिस वे इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक सेकंड मिथ है जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि बहुत बार ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो मेट्रो सिटीज़ से नहीं आ रहे होते हैं या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अपने अचीवमेंट्स के बारे में। लेकिन ये बात भी मैं बहुत स्टार्टिंग में ही एकदम क्लियर करना चाहती हूँ कि इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप जिस भी स्कूल से पढ़े हों, आप जिस भी कॉलेज से पढ़े हों, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम IITs, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम वेरी गुड कॉलेजेस, इट डज़ नॉट मैटर। इफ़ योर एकेडमिक बैकग्राउंड इज़ नॉट एक्सीलेंट थ्रू आउट, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस उस दिन अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। इट डज़ नॉट मैटर if you're not very fluent in English, if you're not able to come up with the right words, it's okay. What matters is that आप सोच पा रहे हो उस दिशा में और आंसर कर पा रहे हो questions. So with this, I'll start taking up the questions and we'll start answering them. तो पहला question है when to start preparing for interview. तो आइडियली तो जब मेंस एग्ज़ाम लिखना आप ख़त्म करते हैं तभी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इतना इनर्शिया रहता है, आपको ब्रेक की ज़रूरत होती है और डेफिनेटली सबको ब्रेक लेना चाहिए। तो मैं कहूँगी आप 10 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद आप इंटरव्यू प्रिपरेशन पे थोड़ा फोकस करना शुरू कीजिए। कायदे से इंटरव्यू प्रिपरेशन मेंस रिज़ल्ट आने के बाद ही स्टार्ट हो पाती है क्योंकि तभी आप फोकस हो पाते हैं। लेकिन जो आप कर सकते हैं वो ये है कि कोई भी न्यूज़ आ रहा हो, आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आप उसको ऐसे दृष्टिकोण से पढ़िए कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है एंड स्टार्ट फॉर्मिंग लिटिल बिट ओपिनियंस अबाउट थिंग्स एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़ इन द वे दैट यू कैन एक्सप्लेन देम टू द इंटरव्यू बोर्ड। इस तरह से आप एक मेंटल फ्रेमवर्क में प्रिपेयर करने लगेंगे तो थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू फिल डैफ। सो हाउ टू फिल डैफ में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इट इज़ डैफ इज़ द सिलेबस फॉर योर इंटरव्यू। तो अगर डैफ में कुछ गड़बड़ हुई या डैफ में कुछ ज़्यादा लिखा है, जितना आप डैफ भरेंगे उतना आपका इंटरव्यू का सिलेबस बढ़ेगा।
तो डैफ भरने में 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात है ऑनेस्टी एंड जेन्युइनिटी। डोंट ट्राई टू बोस्ट, ये मत करिए कि आपका वो CV नहीं है डैफ। इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल मेक एन इम्प्रेशन, ये बात याद रखिए। आपको उसको ऐसे नहीं भरना है कि आपने दुनिया के सारे अचीवमेंट्स आप ही के पास हैं और जो आपने नहीं भी किया है वो भी आप लिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको चेस खेलना नहीं आता है, आपने एक बार 8th क्लास में चेस खेल लिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डैफ में मेंशन करेंगे कि आई एम अ चेस प्लेयर, क्योंकि वो आपसे चेस के बारे में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आंसर बहुत ही प्रोफेशनल चेस प्लेयर को ही आता होगा। तो आप ध्यान रखिए कि आप जो भी लिख रहे हैं वो आप ऑनेस्टी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ लिख रहे हैं। और जो दूसरी बात ये है वो ये है कि बहुत स्पेसिफिकली भरना है डैफ को। स्पेसिफिकली से मेरा मतलब है कि अगर आपने लिखा है रीडिंग नॉवेल्स, तो आप रीडिंग नॉवेल्स ना लिख के आप लिखिए रीडिंग फिक्शन नॉवेल्स या रीडिंग नॉन फिक्शन नॉवेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरे दोस्त थे, तो उनकी हॉबी थी हाइकिंग, बट हाइकिंग को उन्होंने लिखा था हाइकिंग इन द सह्याद्रीज। तो बहुत ही स्पेसिफिक कि कहीं वो हिमालय के बारे में ना पूछे, उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि वेस्टर्न घाट्स में ही हाइकिंग की है। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ट्राई टू बी स्पेसिफिक विथ रिस्पेक्ट टू योर डैफ। डोंट ट्राई टू बी बोस्टफुल एंड डोंट गो ओवरबोर्ड विद डैफ। आप 2 से 3 हॉबी लिखें, उतना बहुत है, उतना काफ़ी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू हैव 5-6 हॉबीज़। इट इज़ ओके इवन इफ़ यू हैव जस्ट 1 हॉबी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के बहुत सारे हॉबीज़ हों, बट हाँ, डेफिनेटली एक भी हॉबी ना लिखना ठीक नहीं रहेगा। आप सोचिए क्या आपकी हॉबी हो सकती है, क्या आप उस पर जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, in my case I had written the hobby as writing poetry and reading novels. This is what I can remember. I had written one more. So writing poetry और रीडिंग नॉवेल्स ऐसी चीज़ थी जो मुझे जेन्युइनली पसंद थी। हाउएवर मुझे लगता है मुझे और स्पेसिफिक होना चाहिए था उनके बारे में, जैसे किस टाइप की पोइट्री, किस टाइप के नॉवेल्स। तो आप थोड़ा सोचिए और उसको आराम से सोच समझ के भरिए डैफ को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी डेज डू यू गेट टू फिल द डैफ एंड व्हेन डू यू फिल द डैफ। तो डैफ जो कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वो जस्ट आफ्टर योर मेंस रिजल्ट, आई थिंक उसके अगले 1-2 दिन में आ जाता है। And you get very little time to fill the DAF, which means that you get I think 4 or 5 days only. So you have to be mentally prepared to fill the DAF. And एक बार आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर दें तो फिर आपका जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो एक दिशा भी ले लेगा और स्टार्टिंग से एंड तक आपको अपनी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिपेयर करना है। Now coming on to how to prepare your detailed application form. So detailed application form DAF के फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक प्रिपेयर होगा। So the first word is your name, which means that you have to know the meaning of your name, कि आप कहाँ से आए हैं, your address, your pin code. Questions have been asked on the pin code, like what does it mean. उसके बाद आपके educational qualifications आएंगे, आपके parents के profession आएंगे, आपकी hobbies आएंगी, आपके achievements आएंगे, and everything, even for your service preference, आपके पास answers होने चाहिए that why you've kept IPS below or why you've kept IFS below. So you need to be prepared with these things. आप एक एक दिन एक एक टॉपिक उठाइए एंड उसको प्रिपेयर करने लगे। Now coming on to what to prepare apart from DAF. So apart from DAF, in my case, I used to give half a day to detailed application form and half a day to current affairs. For current affairs आपको उसको जनरल स्टडीज़ से रिलेट करके पढ़ना होगा। आप एक एक टॉपिक उठाइए करंट अफेयर्स का, जो भी अभी बहुत ही इशू चल रहा है वो आप पढ़िए, बट उसके एक स्टेप आगे जाके पढ़िए। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया, यूक्रेन, यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। एंड साथ में आप उसको जीएस से रिलेट करके पढ़िए। जीएस में बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आपको एक बार अपने मेंस के नोट्स थोड़े से ब्रश अप कर लीजिए, ऐसा ना हो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा एंड यू कैन नॉट रिकॉल इफ़ दे आस्क यू अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस और इफ़ दे आस्क यू अबाउट प्रेसिडेंट। तो पॉलिटी जैसी चीज़ें हल्का सा ब्रशअप कर लेना चाहिए। नाउ देयर इज़ डैफ, देयर इज़ करंट अफेयर्स एंड जीएस, एंड देन देयर इज़ ऑप्शनल। ऑप्शनल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी वन मेंबर हु कैन आस्क यू अबाउट योर ऑप्शनल। इन माई इंटरव्यू एक बोर्ड मेंबर ने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। सो फॉर योर ऑप्शनल आई थिंक कंटेम्प्रेरी
एंड इंडिया बेस्ड थिंग्स आर थिंग्स दैट आपको आना चाहिए. बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑप्शनल के आना ज़रूरी नहीं है, बट एक पोर्शन सारे ऑप्शनल में होता है अबाउट इंडियन थिंकर्स का एंड इंडिया बेस्ड. आई थिंक पेपर 2 जनरली होता है करंट अफेयर्स बेस्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा गूगल करिए अबाउट व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी पीपल वर्किंग इन योर ऑप्शनल. फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी, तो उसमें कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन कौन हैं, आज के ज़माने में कौन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो इंडिया से काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए. So the next question here is that what were the questions asked in my interview and what were the high points and the low points in my interview. तो questions की बात करें तो there are 5 members in each interview board and हर कोई थोड़े थोड़े सवाल पूछते हैं. 4-5 questions हर कोई पूछेंगे और आपको वो आंसर देना होगा. मेरे इंटरव्यू बोर्ड में आई थिंक हर चीज़ से क्वेश्चन पूछे गए थे. देयर वाज नो टॉपिक दैट वाज लेफ्ट अनटच्ड. मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था आर्मी के बारे में क्योंकि मेरे फादर आर्मी से हैं, और मेडिसिन के बारे में क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेडिसिन से है, एंड ऑल्सो अबाउट कोविड बिकॉज उस टाइम कोविड बहुत चल रहा था. पर है मतलब कोइंसिडेंटली कोविड से रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ना ही वाई IFS पूछा गया, वाई द इंडियन फॉरेन सर्विस. सो दीज वेरी ऑब्वियस क्वेश्चंस वर स्पेयर्ड, बट काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए जो कि बहुत सोचने वाले थे. एंड ऑप्शनल से रिलेटेड जैसा कि मैंने कहा काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें काफ़ी सोचना पड़ रहा था, लैंग्वेज के बारे में, पॉलिटी के बारे में, लॉ के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी में. तो दे कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछा गया. इनफैक्ट उसी दिन के न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया. सो आई रिकमेंड कि आप उस दिन का सुबह का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें. आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो वेटिंग एरिया होता है इंटरव्यू के पहले, वहाँ पे सारे न्यूज़पेपर्स रखे होते हैं, अवेलेबल होते हैं. तो आप 2 न्यूज़पेपर्स जाते ही उठा लें और उनको पढ़ने लग जाएं. Talking about the high point and low point, so I'd say high points were many. The very first question asked to me was that, okay Apala, tell me your struggle story. What brings you here to this chair where you are sitting right now? और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी मुझसे पूछेंगे. तो मैंने उनको तुरंत रिप्लाई किया कि सर आई डोंट थिंक कि स्ट्रगल स्टोरी से आप डिफ़ाइन होते हैं. आई थिंक इट इज़ द लर्निंग्स दैट मैटर्स एंड द लेसन्स दैट मैटर. एंड मेरा स्ट्रगल मुझे नहीं यहाँ लाया है, मेरे लेसन्स मुझे यहाँ लाए हैं. तो आई थिंक दैट सेट अ गुड पेस टू माई इंटरव्यू, क्योंकि फिर सर स्टार्टेड स्माइलिंग एंड दैट गिव मी ऑल्सो कॉन्फिडेंस. तो एक तरह से एक अच्छे पेस पे चलने लगा फिर इंटरव्यू. अदर हाई पॉइंट्स आई से दैट सी हाई पॉइंट्स विल ओनली बी देयर इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दोज हाई पॉइंट्स. आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी इंटरव्यू में अपने आप को एक्सप्रेस करने की, बट आप अगर उनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो यू माइट लूज़ देम. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज आस्क्ड टू रिसाइट अ पोएम एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू and writing poetry was my hobby, so I was prepared with at least 3-4 poems अगर उन्होंने पूछ लिया रिसाइट करने को. and I was also prepared with topics. For example, I was prepared with one poetry on COVID, one poetry on army, one poetry on anything. जो भी recent के topics हैं कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि डॉक्टर्स पे पोइट्री सुनाओ, you're coming from a medical background, या कोविड पर पोइट्री सुनाओ, so I should be prepared with it. I should not fumble and say sir I cannot remember right now, because that is something, वो एक opportunity है और वो आप seize कर सकते हैं. So I think reciting a poetry was a high point, and also one more high point was जब मुझसे मेरे साड़ी के बारे में क्वेश्चन पूछा कि आपकी जो साड़ी है उसके बॉर्डर पे कौन सा डिज़ाइन बना है. एंड इट वॉज नॉट जस्ट दिस, इट वेंट ऑन टू आस्क, इट वॉज वर्ली पेंटिंग. So sir went on to ask that where is the Worli tribe found, where is it located, which mountain range. So it is in Maharashtra in the Sahyadris. So I was already prepared with it because my mother had told me everything about the sari that I was wearing, and I would recommend that you should know everything about what you're wearing at least and where you come from. वो टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने अवेयर हैं, आप कितने क्यूरियस हैं. एंड अगर आप कहेंगे कि आपको नहीं पता है आपने जो पहना है, तो इट विल नॉट लुक गुड. सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ यू बीइंग अवेयर एंड प्रोएक्टिव इन व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग.
तो आपको हर चीज़ प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. नाउ कमिंग ऑन टू द लो पॉइंट ऑफ इंटरव्यू, आई थिंक इंटरव्यू एक ऐसा ड्यूरेशन है. माई इंटरव्यू वेंट ऑन फॉर अराउंड 40 minutes एंड you know it cannot be only a high in the entire 40 minutes. It will be up down. So there was one moment when one of the member asked me a question on the very recent current affairs, उसी दिन के सुबह के न्यूज़पेपर का current affairs. So while I had read that news, ऐसा होता है कि आप सुबह सुबह इतने परेशान होते हैं, नर्वस होते हैं कि वो न्यूज़ भी आप उतने अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और ओपिनियंस नहीं फॉर्म कर पाते हैं जिस तरह से पुराने न्यूज़ के बारे में किए होते हैं. सो आई विल नॉट रिवील द क्वेश्चन हियर बिकॉज इट वॉज अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आई डिसअग्रीड टू वॉट मैम हैड सेड. एंड द मोमेंट आई डिसअग्रीड टू हर, द एंटायर एटमॉस्फियर इन द इंटरव्यू रूम बिकेम अ लिटिल टेंस्ड and ma'am started cross questioning me and I still disagreed. I said, no ma'am, but I feel that this is the reason, this is not the reason what you're saying. And I think 4-5 rounds of questions हुए and it was only when the chairman said okay now it's done that those question answer firing stopped. But that was a moment जिसके बारे में मैं वापस आके भी सोच रही थी कि ये बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था. But I feel that if you have opinions, it is not bad to express them. आपके अगर opinions हैं, आप अगर disagree करते हो तो एक वो place of conviction and understanding से आना चाहिए. You should not disagree as complaining or cribbing. It should be your genuine opinion जो आप explain कर सके, जिसके लिए आप खड़े हो सके. और आपको इतना fragile भी नहीं होना है कि अगर सर ने बोल दिया कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो तो आप तुरंत अपना ओपिनियन चेंज कर लें कि नहीं ठीक बात है. डेफिनेटली यू शुड नॉट बी वेरी स्टबर्न. आपके ये शब्द ऐसे होने चाहिए कि हाँ जो आप बोल रहे हैं वो भी उस बारे में आई विल थिंक अबाउट इट, मैं विचार करूँगी उस बारे में, बट अभी तक मेरे अंडरस्टैंडिंग में मुझे ये लगता आ रहा है. तो इससे आप रिस्पेक्टफुल भी लगेंगे और इससे आप अपने ओपिनियंस बोल भी पाएंगे. तो अगर आपको लगता है कि अपने डिसअग्रीड ओपिनियंस नहीं बोल सकते तो ऐसा भी नहीं है, आप डेफिनेटली बोल सकते हैं. बस आपको एक कन्विक्शन होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इशू की. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डज लैंग्वेज मैटर, हिंदी और इंग्लिश, एंड कैन यू स्पीक इन हिंदी इफ़ यू चोजन इंग्लिश एज योर लैंग्वेज. So I'd say language does not really matter. You have an option in your forms to give the interview either in English or in Hindi. And अगर आपको कोई भी डाउट्स है अपने मन में कि आप हिंदी में दे रहे हैं तो मे बी आप अच्छे मार्क्स ना पाएँ, या अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो मे बी आप अच्छे मार्क्स नहीं पाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. People who have given interview in Hindi medium have been actually scored the highest marks in the past I think 1-2 years. तो आप ये सब अपने जो बायसेस हैं वो अपने दिमाग से हटा दें. डेफिनेटली अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं बट अगर आपको हिंदी में आंसर देना है तो आप बोर्ड का परमिशन लीजिए बोलने के पहले. डोंट स्टार्ट सेइंग अपने आप से ही. अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी करनी है जो कि आपको लगता है थोड़ी ऑफ द वे है तो आप बोर्ड का परमिशन ज़रूर लीजिए. इवन अगर आपको गेस करना है कुछ तो आप बोर्ड का परमिशन लीजिए कि सर इफ़ यू मे परमिट आई विल मेक अ वाइल्ड गेस. तो इससे क्या है, आपकी रिस्पेक्टफुलनेस नहीं होती है एंड बोर्ड इज़ इन कॉन्सोनेंस विथ विच एवर वे यू आर गोइंग. तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, डू दे मैटर. सो अगर मैं कहूँ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द पर्सनैलिटी टेस्ट स्टेज, that is the soft skills and your personality traits. Now when I say about soft skills, I do not mean that you should be a very sophisticated polished person. What I mean is that आप एक respectfulness अपने अंदर inculcate कीजिए. For example, जब आप इंटर करते हैं then don't forget to wish the board. आप एक calm personality लगने चाहिए, आप एक approachable person लगने चाहिए. See, आप आगे जाके public service में जा रहे हैं एंड पब्लिक सर्विस में आई थिंक द बिगेस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट इज़ योर अप्रोचेबिलिटी, कि लोग आपको अप्रोच कर पाएंगे या नहीं. क्या आप एक बहुत एरोगेंट ऑफिसर बनेंगे जो कि किसी की नहीं सुनेगा, या आप एक काम अप्रोचेबल पोलाइट ऑफिसर बनेंगे. तो आई थिंक ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो आपको अपने अंदर लाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. कोई भी डेवलप नहीं होता है सुपर टैलेंटेड, हर चीज़ आप इनकलकेट कर सकते हैं.
2 months is more than enough for you to practice all this. आप अपने घर पे प्रैक्टिस करिए कि जब आप इंटर करते हैं रूम तो आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना ना भूलें. आप जब कोई भी ओपिनियन दे रहे हैं तो आप एक हम्बली दीजिए उस ओपिनियन को. डोंट बी टू एरोगेंट. नाउ वन थिंग आई से इज़ दैट डोंट बी वेरी एंशियस. आप इतने एंशियस ना होइए कि आप अपने हाथ पूरे टाइम ऐसे करते रहिए या पैर हिलाते रहिए. द ओनली रीज़न इज़ दैट वो एक डिस्ट्रैक्टिंग एस्पेक्ट बन जाता है एंड द बोर्ड इज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन योर आंसर्स. अभी मैं हाथ बहुत ज़्यादा हिलाऊंगी तो आप सिर्फ मेरे हाथ देखेंगे, जो मैं बोल रही हूँ शायद वो मिस हो जाए. सो इट्स ओके. अगर आप ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स करते हैं तब भी इट्स ओके. बहुत बार मॉक इंटरव्यूज़ वाले कहते हैं कि आपका हाथ एकदम ही यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं हिलना चाहिए. You don't have to be very mechanical, you just have to be practical and intelligent. तो इसके साथ मैं ये कहूँगी कि not be too anxious के साथ एक caveat में ये जोड़ना चाहती हूँ कि it is better to be anxious than being casual. बहुत बार बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं एंड उनका अप्रोच बहुत कैजुअल हो जाता है. दे गो इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट बट ऑल्सो वेरी कैजुअल. नाउ कैजुअल होना कैन actually make you lose marks because that is something that the board will not like. It is a formal interview setting and you have to be formal. आप वहाँ जाके you cannot sit like a king. You are a candidate and you have to be sitting like a candidate who has an interview test and he has to answer the questions. तो just be calm, be composed. आप try करें जितना politely बोल सके उतना politely बोलने की. Even if you know the answer, sometimes हमें वो आंसर एकदम अच्छे से पता होता है. So we forget all the politeness and everything and we just start blabbering the answer. ऐसा भी नहीं करना है. Just take your time. 1-2 seconds का pause लीजिए. The entire thing that I want to convey here is that ऐसा लगना चाहिए कि आप सोच समझ के आंसर दे रहे हैं एंड आप एक थिंकिंग पर्सनैलिटी है. आप ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं. आप एक समझदार इंसान हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को प्रेस ब्रीफिंग में आपके सामने माइक रखें और आप कुछ भी बोल दें. यू नो दे शुड हैव दैट ट्रस्ट इन यू कि ये इंसान सोच समझ कर ही बात करेगा जो भी बात करेगा. दैट शुड बी द मेन एम ऑफ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन द इंटरव्यू स्टेज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट मॉक इंटरव्यूज़. हाउ मेनी मॉक इंटरव्यूज़ शुड वन गिव? सो एंड डू यू टेक फीडबैक्स सीरियसली और नॉट? So this is something that I would definitely like to talk about. Mock interviews are good only up to a certain level. See, in my case, I'll tell you a story that I gave my first mock interview just 1 month before the personality test. My interview was on 9th September and I gave my first mock interview on 9th August. And I think that was the worst day of my life because I was very well prepared with the interview. But sometimes what happens that the board asks you questions which are highly irrelevant, which are only for grilling and which will only pull your confidence down. Now इसके पीछे का psychology I agree that sometimes आपको ज़मीन पे लाने की ज़रूरत होती है. But not for everyone. You know, grilling does not work for everyone. In my case, I don't think I am a person जिसको अगर grill करेंगे तो I will get motivated to study more. I mean, grilling works opposite for me. I'll just not study for the next 2 days if I am grilled so badly. So it does not work for everyone. And sometimes the feedbacks in mock is a little critical. Now when I say a little critical, I mean that yeah, sometimes it does get critical. आपको काफ़ी अपने आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस होने लग जाते हैं. तो मॉक्स को आप एज अ प्रैक्टिस लीजिए. मॉक्स विल बी बेनिफिशियल ओनली इफ़ यू टेक इट एज अ प्रैक्टिस. डोंट टेक इट एज अ रियल इंटरव्यू. आप उसमें जाइए और आप उसमें देखिए कि आपने जो प्रैक्टिस किया है वो कितना काम आ रहा है. जो आपका प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रिपेयर किया है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पूछ रहे हैं तो आप वो उससे कितना बेहतर तरीके से बोल पाते हैं आप सेल्फ असेस कीजिए. आपको वो वीडियोस मिलेंगे, आप उन वीडियोस को देख के असेस कीजिए. तो टेक इट ओनली एज अ मोड ऑफ प्रैक्टिस.
नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि मॉक इंटरव्यूज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा फीडबैक को दिल से लेंगे तो यू बिकम वेरी मैकेनिकल. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने हैंड मूवमेंट्स एकदम बंद कर देंगे, आप एकदम क्रिस्प सेंटेंसेस बोलेंगे, 30 सेकेंड्स के टाइम में आप एंड करना चाहेंगे अपने आंसर्स. बट वॉट हैपेंड इन माई इंटरव्यू वॉज दैट अ लॉट ऑफ प्लेसेस में ऐसा हुआ कि दे वॉन्टेड टू हैव अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन, but my mind was only focused on ending my answers in a very crisp 30 seconds manner. तो बहुत बार एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हो पाता है अगर आप बहुत मैकेनिकल हो जाएं. समटाइम्स दे एक्सपेक्ट यू टू टॉक मोर. तो आप अपने हिसाब से देखिए कि वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में आपको कितना रिक्वायर्ड है आंसर देने का. इंटेलिजेंटली उसके हिसाब से आंसर करें. डोंट बी टू मैकेनिकल एंड डोंट बिकम अ बॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपकी मंजिल भी सिविल सर्विसेज है तो टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. इसीलिए टेक्स्ट बुक लेके आया है टेक्स्ट बुक पास. तो फिर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी या आरपीएससी. टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको सारी सिविल सर्विस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी. तो अब देर किस बात की, अभी डाउनलोड कर लीजिए टेक्स्ट बुक ऐप और लगाइए कूपन कोड 7 डे गिफ्ट और 7 दिन के लिए पाइए मुफ्त में टेक्स्ट बुक पास और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान. Now the next question is how many months to give for interview preparation. So in my case I gave around 3 months because our interviews got delayed because of COVID. But I think 2 months is also sufficient. But आपको टाइम देना पड़ेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए. इट इज़ समथिंग जो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रिपेयर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई कम फ्रॉम दिल्ली देन आपको दिल्ली के बारे में पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टाइम देना ज़रूरी है. Now the last thing is that if there is any other point, so at the end I just say that don't believe in the myths about interview. Be calm, be comfortable, be confident and don't look like a box of information. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं I knew all the answers in my interview and my content was 100% but still I did not get marks. तो ये सोचने वाली बात है कि आपको मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन पे नहीं मिल रहे हैं. आपको मार्क्स प्रेजेंटेशन के मिल रहे हैं, पोलाइटनेस के मिल रहे हैं, रिस्पेक्टफुलनेस के मिल रहे हैं, द वे यू कैरी योर सेल्फ के मिल रहे हैं एंड आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ पे मिल रहे हैं. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप कितने समझदारी से आंसर्स देते हैं वो देखा जा रहा है. तो जस्ट बिकॉज यू नो ऑल द आंसर्स इट इज़ नॉट अ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि आपने सारे टिक मार दिए तो आपको उतने मार्क्स मिलेंगे. इट इज़ अ लॉट मोर देन दैट. इट इज़ 1 स्टेप अहेड ऑफ प्रीलिम्स एंड 2 स्टेप्स अहेड ऑफ मेंस. तो आप इस बात को ध्यान रखें दैट यू इंटर लाइक एन ऑफिसर, आंसर लाइक एन ऑफिसर एंड लीव लाइक एन ऑफिसर. आपका पूरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छी प्रिपेयर्ड, एक अच्छा स्टूडियस पर्सन रिफ्लेक्ट करना चाहिए. एंड आई एम श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू आर सेइंग. थैंक यू.